नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आज से ही शुरू हुआ है। शुरू तो हो गया है, लेकिन चलेगा इसमें भारी शंका है और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि नहीं चलेगा। तो सेशन आफ्टर सेशन हम ये देख रहे हैं कि संसद का सत्र विपक्ष चलने नहीं देता है। वैसे जो संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, वहाँ सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष अगर सदन को चलने न देने पर उतारू हो जाए तो सत्ता पक्ष क्या करे। अगर सदन में हंगामा हो, सदन में नारेबाजी हो, सदन में प्लेकार्ड दिखाए जाए और मंत्री या यहाँ तक कि स्पीकर और सभापति को बोलने न दिया जाए, तब क्या हो। तो जब सदन को चलाने के नियम बनाए गए थे तब ये उम्मीद थी लोगों को या विश्वास था कि सदन के जो सदस्य बनेंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के, वो एक शालीन व्यवहार करेंगे, उनका मर्यादित आचरण होगा। अब वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज़ जो है हमारे जनप्रतिनिधियों में नहीं रह गई है, वरना जिस तरह की बातें कही जा रही हैं। आज एक उदाहरण आज का ही देता हूँ। कांग्रेस की सांसद हैं रेणुका चौधरी। वो अपने साथ अपने पेट डॉग को लेकर आई गाड़ी में। गाड़ी से वो उतरा नहीं। इस पर भारी ऐतराज़ किया भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा तो उनका जवाब आप सुनिए तो आपको आश्चर्य होगा कि ये इतनी बार की सांसद रही, केंद्रीय मंत्री रही हैं। उन्होंने कहा, ये छोटा सा कुत्ता है, ये काटता नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं। शायद ये बोलते समय वो भूल गई कि वो भी अंदर ही बैठती हैं। तो अगर आप अपने साथी सांसदों को काटने वाला कुत्ता बताने के लिए तैयार हैं, उससे तुलना करने को तैयार हैं, तो आपकी मानसिकता क्या है ये पता चलता है। आज सदन के सत्र का पहला दिन था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार जो है वो उस सभापति की कुर्सी पर बैठे, तो उनके स्वागत में भाषण हुए। प्रधानमंत्री बोले, दूसरे नेता बोले और उसमें बोले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 80 साल के आसपास है। कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री एक परंपरागत रूप से, और सभी प्रधानमंत्री करते रहे हैं कि सदन के पहले दिन, सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं कि एक इशारा होता है कि किस तरह चलेगा सदन, किस तरह के मुद्दे उठेंगे। तो उन्होंने उसमें बोलते हुए कहा कि भाई, विपक्ष से कहा कि आप सारे मुद्दे उठाइए, मजबूत मुद्दे उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन अपने चुनाव की हार की हताशा को लेकर सदन में मत आइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए बोल रहे थे, सभापति के स्वागत में भाषण दे रहे थे और बोले क्या कि आपने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि आपने बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उसका तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे ही। ये सदन के में प्रतिपक्ष के नेता की भाषा हो सकती है क्या? लेकिन है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार के सांसद होते तो शायद उनको एक बार माफ़ किया जा सकता था कि उनको ये समझ नहीं है या ये अंदाज़ा नहीं है या अनुभव नहीं है कि सदन में किस तरह की भाषा बोली जाती है। नए सभापति के स्वागत में भाषण दे रहे हैं और पुराने सभापति के बारे में कह रहे हैं कि उनका विदाई भाषण नहीं हुआ। इस पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, यानी जगदीप धनखड़ का जिक्र कर रहे हैं। भाई, आप बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि आप खुद क्या बोले थे। जगदीप धनखड़ को कौन सी गाली नहीं दी थी कांग्रेस और विपक्ष ने, क्या क्या नहीं कहा था। और एक नहीं, दो बार इतिहास में, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार ये हुआ था कि दो बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, और उन जगदीप धनखड़ का विदाई समारोह नहीं हुआ। इस पर बड़ा दर्द है कांग्रेस पार्टी को। और जब वो सदन में थे, सभापति थे, तब उनके खिलाफ क्या क्या बोला गया था, किस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई थी, किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया था, किस तरह से मिमिक्री की गई थी। और उसकी मिमिक्री हो रही थी तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा, और उसका वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी। ये सदन के बाहर हो रहा था, लेकिन संसद परिसर में ही हो रहा था।
जिस व्यक्ति के साथ ये व्यवहार आपने किया उसका विदाई समारोह नहीं हुआ, इस पर आपको बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा बोलने से सत्तारूढ़ पक्ष जो है और प्रधानमंत्री थोड़ा परेशानी में आएंगे। तो उनको परेशानी में डालने के लिए आप किसी हद तक नीचे गिरने को तैयार हैं। अब मुद्दा फिर से, जो आपको याद होगा, मॉनसून सत्र पूरा नहीं चलने दिया विपक्ष ने कि एसआईआर पर चर्चा कराओ। पहले इसका तकनीकी पक्ष समझ लेते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, संविधान में भी लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ये तो एक मुद्दा हुआ। दूसरी बात ये हुई कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मतलब ये मामला सब जुडिस है। तीसरी बात, कांग्रेस के नेता रहे और लोकसभा अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़ की ये रूलिंग है कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती, वो एक संवैधानिक संस्था है। अगली बात, अगर मान लीजिए कि सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, बहुत से लोगों को लगता है कि अरे भाई कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, इतनी मांग कर रहा है तो सरकार को क्या समस्या है, चर्चा करा लेनी चाहिए। सवाल ये है कि चर्चा तो करा ले, उसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन तो सदन का सदस्य है नहीं, और सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर उसकी ओर से जवाब तो दे नहीं सकती। ऐसी कोई संवैधानिक संसदीय व्यवस्था नहीं है कि सदन में सरकार इलेक्शन कमीशन की ओर से बोलेगी। तो इलेक्शन कमीशन का पक्ष कौन रखेगा? तो अगर चर्चा होगी तो जाहिर है कि दोनों पक्ष रखे जाने चाहिए ना। तो विपक्ष आरोप लगाएगा तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, और इलेक्शन कमीशन सदन में है नहीं, तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। और आखिरी बात एसआईआर के बारे में, इतना हंगामा किया बिहार में एसआईआर पर, समय कम है, चुनाव के नज़दीक क्यों करा रहे, इस समय को लेकर भी आज दो तरह के बयान आए। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अगर एसआईआर आपको कराना है, ठीक है, आप एसआईआर कराइए, उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन चुनाव के इतने नज़दीक क्यों, पहले से क्यों नहीं? और अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी बहुत दूर है, 2027 में होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभी क्यों हो रही, इतना पहले से क्यों हो रहा है? तो मतलब चुनाव के पहले कराएं तो भी ऐतराज़, चुनाव बहुत दूर हो कराएं तब भी ऐतराज़। मतलब कुल मिलाकर आपको एसआईआर नहीं कराना है। एसआईआर का डर क्या है आपको? कि जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, जो नॉन वोटर्स हैं वो वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, उन्हीं के आधार पर आपका जनाधार बना हुआ है। तो ऐसे में एसआईआर का मुद्दा, और बिहार का चुनाव, इतने 7 करोड़ कुछ लाख मतदाता हैं बिहार में, लगभग 7.25 करोड़ के करीब। एक उदाहरण, अपवाद के लिए भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, एक भी ऐसा उदाहरण पूरे विपक्ष को नहीं मिला जिसको सामने लाकर कह सके कि देखिए इस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था और काट दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने घर से निकलकर वोट किया। पूरे इस अभियान के दौरान जो एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाया राहुल गांधी ने, और शुरू में उसमें तेजस्वी भी शामिल हुए, एक भी जनता की ओर से कहीं भी धरना, प्रदर्शन, विरोध, कहीं एक छोटी सी घटना भी नहीं हुई। यानी मतदाता को कोई एतराज़ नहीं। चुनाव आयोग संवैधानिक अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ कुछ पार्टियों और नेताओं को है। नेताओं की समस्या ये है कि उनके पास मुद्दा नहीं है। खास तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी इस जिद पर अड़े हुए हैं। अब आप देखिए वहाँ भी और भी मतभेद है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर होनी ही नहीं चाहिए, मतलब संविधान ने एक जो व्यवस्था की है वो होना ही नहीं चाहिए। ये है राहुल गांधी का पक्ष जो संविधान बचाने की बात करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि एसआईआर का ज़्यादा विरोध करेंगे तो नुकसान हो सकता है चुनाव में, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। उन्होंने एसआईआर के विरोध की बजाय काम के बोझ से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं उसको मुद्दा बनाया कि इसकी वजह से जो है समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए, काम का बोझ कम करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपसे कह चुका हूँ
कि एक बीएलओ को मुश्किल से 4 से 6 घंटे काम करना पड़ता है इसके लिए, जबकि एक सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी आवर्स जो है कम से कम 8 घंटे होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के हिसाब से और विपक्ष के हिसाब से बीएलओ पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। वही बोझ अगर बोझ है तो बिहार में था। बिहार में किसी एक भी बीएलओ ने क्यों नहीं आत्महत्या की? आखिर ये बंगाल में ही क्यों कर रहे हैं? और कोई एक केस ममता बनर्जी, क्या ये उनकी सरकार है वहाँ, ये पेश कर पाई हैं? ऐसी जांच कराकर उसकी रिपोर्ट लेकर आई हैं कि जिस बीएलओ ने आत्महत्या की वो काम के बोझ के कारण उसने आत्महत्या की। उसका सही कारण वही है। कहीं से ये साबित हुआ है, किसी रिपोर्ट से, किसी अदालत के फैसले से, किसी अदालत की टिप्पणी से? लेकिन एसआईआर रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। 2 तरह के हैं इसमें मामले और पार्टियां और नेता। एक, जिनको एसआईआर के बाद डर है कि उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा, और उसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ, कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको लगता है कि एसआईआर अब सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए तो राहुल गांधी की राजनीति पिछले 11 साल की देखिए तो मुद्दों के मामले में वो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। एक मुद्दा उठाते हैं और पहले से पता होता है सबको, केवल राहुल गांधी को पता नहीं होता कि ये नहीं चलेगा, फिर उसको भूल जाते, उसकी बात ही नहीं करते, फिर दूसरा मुद्दा उठाते हैं। अब वोट चोरी की बात जो है पीछे चली गई है, अब कास्ट सेंसस की बात पीछे चली गई है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, उसकी बात पीछे चली गई है। एक एक करके राहुल गांधी के सारे मुद्दे जो हैं वो निष्फल साबित हुए हैं। और बिहार विधानसभा के चुनाव ने एसआईआर के मुद्दे को भी निष्प्रभावी साबित कर दिया कि उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन भाई राहुल गांधी की भी मजबूरी है, उन्हें राजनीति करनी है। तो समस्या ये हो गई है जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, और कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे हैं, अनुभवी नेता बोल रहे हैं, और विपक्ष के नेता चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक बात तो पूरी तरह से साबित हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी संसद और सड़क का अंतर भूल गई है। उसकी जो सड़क की भाषा है वही उसकी संसद की भाषा हो गई है। ये दृश्य भारतीय संसद पहली बार देख रही है। आपस में नोक-झोंक, टिप्पणियां, तीखे प्रहार, ये सब संसदीय बहस का हिस्सा है, हमेशा से होता रहा है। लेकिन किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को गाली देने की नीयत से बातें नहीं बोली जाती हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने जो रास्ता अपना लिया है, ये बताता है कि हार की हताशा कितने गहरे बैठ गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इतनी कोशिश के बाद भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। सीटें कम हो गई तब भी नहीं रोक पाए, उनकी सीटें बढ़ गई तब भी नहीं रोक पाए। और उसके बाद जो हुआ वो तो मतलब एक तरह से कांग्रेस के लिए वज्रपात जैसा था। महाराष्ट्र, जहां बड़ी उम्मीद थी, देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, देश की जो है आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार तीसरी बार पहले नंबर की पार्टी बनी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वो चौथे नंबर की पार्टी थी। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया 11 साल में और राहुल गांधी ने क्या किया, इसकी तुलना कर लीजिए आप। और ये फैसला तो मतदाता का है, जनादेश तो मतदाता का है। तो राहुल गांधी के मुद्दे और उनकी पार्टी के मुद्दे तो इस देश का मतदाता रिजेक्ट कर रहा है। बीजेपी करे, वो प्रतिद्वंदी है तो वो बात समझ में आती है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जनादेश है उसको कैसे नकार सकते हैं? जनादेश चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी पार्टी के जो नेता हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता को उन मुद्दों से कोई सरोकार जनता का नहीं है। जनता उन मुद्दों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके आधार पर कोई निर्णय करने की तो बात ही अलग है।
लेकिन ये सामान्य सी बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही है। तो ये संसद का ये सत्र भी धुल जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि संसद का सत्र जब आप चलने देंगे तो मुद्दों पर बहस होगी, उसमें आपको बोलना पड़ेगा, तो मुद्दे पर बोलना पड़ेगा, मुद्दे के बारे में बोलना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है, उसके लिए विषय की समझ होना ज़रूरी है। और जब ये सब कुछ ना हो तो खड़े होकर गाली देना शुरू कर दो। उसके लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी समझ की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। सबसे आसान रास्ता चुना है उन्होंने, संसद को सड़क में तब्दील करने का रास्ता, संसदीय आचरण को नुक्कड़ के आचरण में बदलने की कोशिश क्या, मैं तो कहता हूँ सफल हो गए हैं वो। इसमें एक ही काम है जिसमें सफल हुए हैं कि संसद की गरिमा गिरा दी है, संसदीय आचरण की मर्यादा गिरा दी है। एक सांसद को, और वो भी जब लोकसभा में विपक्ष का नेता बन जाए और उनकी देखा देखी मजबूरी में गांधी परिवार की चापलूसी करनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने अनुभव के बाद भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो शायद आज भी कह रहा हूं, गली मोहल्ले का कोई छोटा नेता भी बोलने में संकोच करेगा। इस तरह की भाषा नहीं बोलेगा वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सदन में बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। और ये हताशा जितनी गहरे बैठती जाएगी उतना इस फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, हताशा बढ़ती जाएगी, उससे उपजने वाली जो नकारात्मकता है वो और बढ़ती जाएगी और कांग्रेस उतना ही नीचे डूबती जाएगी। ये दलदल की तरह है, इस तरह का आचरण। दलदल से आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना धंसते जाते हैं। तो भाषण में गाली देकर, या कहें कि भाषण को रिप्लेस कर दिया है गालियों से, उससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगता है कि देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये भाषा सुन के जेन ज़ी का कौन सा व्यक्ति है जो उनके साथ खड़ा होने को तैयार होगा? जेन ज़ी के लोगों की ये भाषा नहीं है। ये सामान्य सी बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आती है। भाई, अगर आप जेन ज़ी का आह्वान कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो बोलते किस तरह से, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, उनकी आकांक्षा क्या है, उनके विषय क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किन विषयों को उठाना चाहते हैं, किन विषयों पर चाहते हैं कि चर्चा हो सदन में और सदन के बाहर। लेकिन राहुल गांधी को इस सब से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि मैं कह रहा हूं ये मुद्दा है तो ये मुद्दा है, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, मतदाता मुझे हराता रहे, कोई बात नहीं, मैं हारता रहूंगा, पार्टी खत्म होती रहे, कोई बात नहीं, खत्म होने दीजिए, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये जो हठधर्मिता है राहुल गांधी की, वो देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पतन का, तेजी से पतन का कारण बनती जा रही है। पतन तो हो ही रहा है, लेकिन उस पतन की प्रक्रिया को राहुल गांधी और तेज कर रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत में फिर कह रहा हूं कि भाजपा नहीं बना पाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस ही बनाएगी। पहले भी कहते थे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस ही है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मैं हूं। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, बदला लेने के लिए जो है हीरो या विलन कहता है कि इसको तो मैं मारूंगा और कोई नहीं मारेगा। तो राहुल गांधी ने भी ये तय कर दिया है कि कांग्रेस को तो मैं खत्म करूंगा। गांधी जी नहीं कर पाए, उसके बाद उनके परिवार के लोग नहीं कर पाए, तो ये बीड़ा उठा लिया है राहुल गांधी ने कि कांग्रेस को खत्म करना है। तो और उसी रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।